हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNB कैरियर पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन और उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स। ठीक है, वाइब्रेशन तो आपको पता ही होगा, दैट इज़ द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों मतलब सिमिलर वर्ड्स है। तो पहले ऑसिलेशन की केस डिस्कस करते हैं, फिर वाइब्रेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको सिंपल पेंडुलम तो पता ही होगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। सिंपल पेंडुलम क्या है? ए मेटल बॉल इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग and that is known as bob, and the free end of the string is connected to the rigid support. तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। एक मेटल बॉल है जो स्ट्रिंग के एक एंड में कनेक्टेड होता है और उसको बोलते हैं बॉब, और दूसरा जो एंड है वो रिजिड सपोर्ट पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये है सिंपल पेंडुलम। इसको हम ऑसिलेट करते हैं, एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है। ठीक है, तो जब ऑसिलेट होता है तो वो कुछ ऐसे दिखता है। तो एक लेफ़्ट साइड में एक मैक्सिमम पॉइंट तक आता है, फिर वापस चला जाता है, फिर राइट साइड में एक मैक्सिमम पॉइंट तक आता है, फिर से वही मोशन को रिपीट करता है। ठीक है, तो जिस मैक्सिमम पॉइंट तक आता है, ये जो बॉब है एक मैक्सिमम पॉइंट तक आता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता। ठीक है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट तक जो आता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से पहले मीन पोजीशन पता होना चाहिए ना आपको। तो मीन पोजीशन क्या है? दैट इज़ द ओरिजिनल पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ये है ओरिजिनल पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ तक मैक्सिमम आता है, तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये था ऑसिलेशन। हम वाइब्रेशन की केस भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि सपोज द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, जब तुम स्ट्राइक करते हो तो वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे वाइब्रेट करता है। जैसे कि मैं उसका पोजीशन दिखाता हूँ, जब वाइब्रेट करता है तो कैसे दिखता है। ठीक है, तो राइट में ऐसा वाइब्रेट करता है, फिर लेफ्ट को आता है। ठीक है, ऐसे वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये जो अनडिस्टर्ब पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है ओरिजिनल पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे? मेन पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशन है मैक्सिमम जहाँ तक आता है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो इस पोजीशन को मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इधर ये ए, इधर ये बी, और इधर सी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक टर्म इससे जुड़ा हुआ, वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन ये बोलता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है उसको ही हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बॉब है ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको ही हम बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और इधर किसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे? ये मेन पोजीशन है और मैक्सिमम यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, दैट इज दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है,
तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन is known as amplitude। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बारे में। और आपको पता है कि साउंड जो है एक वेव की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह ट्रैवल करता है। वेव कैसे दिखता है, अभी तो वेव नेचर ऑफ साउंड, मतलब जो वेव का जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप जान लो कि वेव कैसा दिखता है और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ये वेव है, ठीक है, तो वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉ, ठीक है। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, और इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये है एम्पलीट्यूड। और इधर भी एक एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के बाद हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है वो 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा उसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सपोज एक बॉडी 1 सेकेंड में 30 बार वाइब्रेट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 30, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होता है, जैसे कि मैं एक ऑसिलेशन पहले दिखाता हूँ फिर एक वाइब्रेशन दिखाऊंगा। जैसे कि एक बॉडी जो है, ये जो बॉब है, ये सपोज यहाँ से स्टार्ट किया है, ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू बी एंड बी टू ए, यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन जाता है, फिर से वापस वही एक्सट्रीम पोजीशन को वापस आ जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन। वैसे ही इधर भी बोल सकते हो, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन जाता है, फिर से वापस वही एक्सट्रीम पोजीशन को आ जाता है, ओरिजिनल एक्सट्रीम पोजीशन को आ जाता है, तो इसको बोलेंगे एक वाइब्रेशन। तो एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, ठीक है। दैट इज वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन। इधर देखो, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन से वापस यही एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। तो क्या बोल सकते हैं, ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू बी, फिर बी टू ए, ठीक है। तो ये है एक कंप्लीट वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में बॉडी जितने बार वाइब्रेट करेगा उसको ही बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग body in 1 second is known as its frequency, is known as its frequency, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है
फ्रीक्वेंसी इज एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। सपोज मैं एक केस देता हूँ, प्रॉब्लम देता हूँ, आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक बॉडी है जो 4 सेकंड में 40 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है, 40 बार मतलब 40, टाइम कितना है 4 सेकंड, तो 40/4, ठीक है, 40/4 कितना हो गया 10, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा 10। सिर्फ 10 नहीं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी होता है, ठीक है। यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ऐसा यूनिट क्या है हर्ट्ज, एंड इट इज डिनोटेड बाय Hz, ठीक है। तो ये था फ्रीक्वेंसी, ठीक है, होप समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन by the vibrating body for complete one vibration is known as time period, ओके। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। बहुत सिंपल है, ठीक है, लिख देते हैं। अगर ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ये काम करने के लिए जितना टाइम लगता है, सपोज 1 सेकेंड लग गया तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, द टाइम टेकन by the vibrating body time taken by the vibrating body for one complete vibration is known as time period of vibration, known as time period of vibration, ठीक है। तो इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ऐसा इसका भी फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ब्रैकेट में T, ओके, इज इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन, लिख दो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ये है टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँ ना, मतलब दोनों को, इस साइड को भी 1 से डिवाइड कर दूँ, इस साइड को भी 1 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को T लिख देता हूँ, और इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन, मैथमेटिक्स तो पता है ना, ये 1 अपॉन टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नंबर ऑफ VIB डॉट, ठीक है। तो इसको 1 से डिवाइड किया तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 1 अपॉन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम।
नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? दैट इज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। पता होगा आपको, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। तो ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/t इज इक्वल टू एफ। ठीक है, 1/t इज इक्वल टू एफ। तो हमें क्या मिला? 1/t इज इक्वल टू एफ। और ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, 1/t इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये देखो टाइम पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी है, दोनों दोनों को रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? द टाइम पीरियड एंड frequency are reciprocal to each other। ओके, तो ये था टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो पहले जो हम कैरेक्टर डिस्कस करेंगे साउंड का, तो वो है लाउडनेस। क्या डिस्कस करेंगे पहले? लाउडनेस। ओके, ठीक है, लाउडनेस एक साउंड का एक कैरेक्टर है। ठीक है, जो कि हमें मदद करता है, जो कि हमें मदद करता है जो लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा लाउड साउंड है और कौन सा सॉफ्ट साउंड है, कैसे पहचानें? लाउडनेस की जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की मदद से हम पहचान सकते हैं कौन सा लाउड साउंड है, कौन सा सॉफ्ट साउंड है। ठीक है, तो लाउडनेस क्या है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which enables us to differentiate between loud sound and soft sound। ठीक है, जो कि हमें मदद करता है लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sound which enables us to differentiate between loud एंड सॉफ्ट, या फीबल भी बोल सकते हो, फीबल साउंड। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें लाउडनेस मदद करता है। ठीक है, तो लाउडनेस जो है वो एक्चुअली डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगा, दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखो, समझ आ जाएगा। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स में
लाउडनेस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट क्या होता है, डेसिबल, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी कैपिटल बी, ठीक है। एंड द नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड दैट इज फ्रॉम 0 डेसिबल टू 140 डेसिबल। जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है ना, वो 0 डेसिबल से 140 डेसिबल तक साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है। लेकिन 120 डेसिबल टू 140 डेसिबल जो साउंड होता है दैट इज पेनफुल साउंड, मतलब पेन क्रिएट करता है ईयर में, ठीक है। हेडक होता है, ईयर आक होता है, ठीक है, कान में दर्द होता है। तो 0 टू 140 डेसिबल तक तो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन 120 डेसिबल टू 140 डेसिबल जो साउंड है दैट इज पेनफुल साउंड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द नॉर्मल ह्यूमन ईयर, द नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड can detect sound that range between 0 decibel and about 140 डेसिबल, ओके। तो ये साउंड को डिटेक्ट कर सकता है। बट द साउंड, ये भी बताया मैंने, 120 डेसिबल टू 140 डेसिबल जो होता है वो क्या होता है, पेनफुल साउंड होता है, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूँ, बट द साउंड बिटवीन 120 डेसिबल and 140 decibel causes pain। तो ये क्या करता है, पेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये था लाउडनेस के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद हम देखेंगे श्रिलनेस और पिच। श्रिलनेस और पिच, जनरली पिच हम पढ़ते हैं उसके, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज पिच। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड के बारे में क्या कहते हैं अभी सुनते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच एनेबल्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल साउंड एंड ग्रेव साउंड, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये श्रिल साउंड एंड ग्रेव साउंड के बीच में डिफरेंशिएट करने में या पहचानने में मदद करता है। श्रिल साउंड को तुम हाई साउंड भी बोल सकते हो और ग्रेव साउंड को तुम लो साउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। श्रिल साउंड एक्चुअली है क्या, श्रिल साउंड बहुत जो तुम श्रिल साउंड जो है ना उसको तुम शार्प साउंड बोल सकते हो या हार्श साउंड, हार्श जो ईयर को हार्श हार्श अपीयर होता है। जैसे कि द साउंड ऑफ ए बेबी, बेबी जब क्राई करता है, द साउंड ऑफ वोमेन, ठीक है, वो सारे जो है ना इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रिल साउंड। वो जो है वॉइस ऑफ वोमेन एंड द क्राइंग ऑफ बेबी, ठीक है, तो वो श्रिल साउंड के कैटेगरी में आते हैं। आप समझ गए होंगे श्रिल साउंड किसको बोलते हैं, शार्प साउंड और हार्श साउंड, ऐसा साउंड जिसको सुनने के बाद तुम्हारा जो तुमको कान में हाथ देने का मन करे, जो श्रिल साउंड, ठीक है। तो श्रिल साउंड और पिच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें मदद करता है श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड को पहचानने में, डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। तो अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स of sound, it is the characteristics of sound which enables us
which enable us to differentiate between shrill sound and grave sound. Shrill sound and grave sound, और इसको फ्लैट साउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड मैं श्रील साउंड का यहाँ पे थोड़ा मतलब लिख देता हूँ। श्रील साउंड, श्रील मीन्स यहाँ पे हार्श, और क्या लिखता हूँ, शार्प, ठीक है। तो इस हार्श साउंड, शार्प साउंड को श्रील साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो श्रील साउंड और ग्रेव साउंड को पहचानने में हमें मदद करता है कौन, पिच, ठीक है। कैसे मदद करता है वो देखते हैं। जैसे लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, ठीक है। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। किसके ऊपर डिपेंड करता है, साउंड के फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हायर द पिच, हायर पिच, सॉरी, तो इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो हाई, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ज़्यादा होगा, और पिच ज़्यादा होगा तो श्रिल साउंड होगा। श्रिल साउंड मतलब शार्प साउंड। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हायर फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिखता हूँ, हायर फ्रीक्वेंसी गिव्स हायर पिच and it gives shrill sound. Okay, so higher frequency gives higher pitch gives shrill sound. If a body vibrates with higher frequency then it definitely give shrill sound. जो अगर बॉडी हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है तो श्रील साउंड देगा ही देगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया होगा लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी शॉर्ट फॉर्म में FREQ, अब लॉन्ग में लिख सकते हो, लोअर फ्रीक्वेंसी गिव्स लोअर पिच एंड लोअर पिच प्रोड्यूसेस ग्रेव साउंड, या ऐसा भी बोल सकते हो फ्लैट साउंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, श्रील साउंड और ग्रेव साउंड का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। श्रील साउंड क्या है, द वॉइस ऑफ वुमेन, वॉइस ऑफ वुमेन, ठीक है, एंड द वॉइस ऑफ बेबी, वॉइस ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये है श्रील साउंड का एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड फ्लैट साउंड एंड ग्रेव साउंड, उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। तो फ्लैट साउंड एंड ग्रेव साउंड किसको बोलते हैं, फ्लैट साउंड, ग्रेव साउंड, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, वॉइस ऑफ मैन, जो आदमी का जो वॉइस होता है दैट इज बहुत गंभीर ध्वनि होती है। जो आप अगर ग्रेव साउंड को गूगल में सर्च करोगे ना तो इसका मीनिंग आएगा गंभीर ध्वनि, ठीक है। तो वॉइस ऑफ मैन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रेव साउंड, ठीक है। रोर ऑफ लायन भी लिख सकते हो, रोर ऑफ लायन,
इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रेव साउंड। ठीक है, तो ठीक है, ये एग्जाम्पल था। उसके बाद हम देखते हैं, आपको अगर क्वेश्चन किया जाता है कि थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, एक गिटार है, ठीक है, तो एक उसमें दो गिटार है, तो एक गिटार में जो स्ट्रिंग है बहुत छोटा है, दूसरा गिटार में जो स्ट्रिंग है बहुत लंबा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा गिटार श्रिल साउंड देगा। तो आपको पता है जो श्रिलनेस है डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। श्रिलनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? साउंड के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, साउंड के फ्रीक्वेंसी के ऊपर श्रिलनेस डिपेंड करता है। अगर बॉडी एक सटन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो वो सटन फ्रीक्वेंसी का साउंड देगा। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा स्ट्रिंग श्रिल साउंड देगा, जो स्ट्रिंग हायर पिच होगा, हायर पिच वाला साउंड देगा वो श्रिल साउंड देगा। हायर पिच कैसे होगा? अगर वो हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो शॉर्टर स्ट्रिंग है वो हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, और हायर फ्रीक्वेंसी में शॉर्टर स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो ये हायर पिच का साउंड देगा। जो हायर पिच का साउंड वो श्रिल साउंड होता है। जो लॉन्गर स्ट्रिंग है वो लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है एज कम्पेयर टू शॉर्टर स्ट्रिंग। सो लोअर स्ट्रिंग क्या देगा? लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है तो लोअर पिच का साउंड देगा, और लोअर पिच का साउंड को हम बोलते हैं फ्लैट साउंड और ग्रेव साउंड। ओके, तो और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई ड्रम है, दो ड्रम लिया मैंने, ड्रम पता होगा ना आपको ड्रम, तो ड्रम में क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में जब हम स्ट्राइक करते हैं तो वाइब्रेट करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर इस मेम्ब्रेन को मैं टाइटली बाउंड कर देता हूँ, मतलब बहुत टाइटली मैं बांध देता हूँ इसको। ठीक है, एक ये जो ड्रम ए है ये ड्रम बी है, इस मेम्ब्रेन को मैंने टाइटली बांध दिया और इस मेम्ब्रेन को लूज ढीला ही रहने दिया। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा ड्रम इसमें श्रिल साउंड प्रोड्यूस करेगा और कौन सा ड्रम ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करेगा। श्रिल साउंड वो प्रोड्यूस करेगा जो हायर पिच का साउंड प्रोड्यूस करेगा, और हायर पिच का साउंड वो प्रोड्यूस करेगा जो हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो आपको ये पता है कि ये अगर टाइटली बाउंड है, ठीक है, ये अगर ड्रम का स्किन अगर टाइट है, ठीक है, ये टाइट ड्रम स्किन गिव्स हायर पिच साउंड। ठीक है, ये जो टाइट ड्रम स्किन जो है वो, इसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो ये हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, और हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो हायर पिच का साउंड देगा। तो हायर पिच का साउंड देगा तो श्रिल साउंड होगा। तो ड्रम ए गिव्स श्रिल साउंड। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? शॉर्टर स्ट्रिंग and a tight drum skin gives the higher pitch sound ब्रैकेट में श्रिल साउंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी और टिम्बर। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है दैट इज क्वालिटी और टिम्बर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्या है मैं रफली बताता हूँ, उसके बाद मैं उसको डेफिनेशन बताऊँगा। देखो, जो अगर दोनों साउंड है, ये भी एक साउंड है, साउंड वेव की तरह बिहेव करता है, बिहेव वेव भी है, आपको पता ही होगा। ये भी एक साउंड है, ये भी एक साउंड है। ठीक है, तो दोनों साउंड का अगर लाउडनेस सेम है और पिच भी सेम है, ठीक है,
तो हम दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, हम मान लेंगे कि ये दोनों साउंड सेम है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी एक ऐसा चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि इन दोनों साउंड में डिफरेंस क्या है। लाउडनेस पिच अगर सेम है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी भी सेम होगा, तो क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, it is a characteristic property of sound that enables us to differentiate between the two sound having same loudness and same pitch, ठीक है। दो साउंड जिसका लाउडनेस एंड पिच सेम सेम है तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में हमें क्वालिटी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज क्वालिटी, इट इज the characteristic of sound which enables us to differentiate between two sounds having same loudness and same pitch, ठीक है। तो लाउडनेस एंड पिच अगर सेम सेम है तो तब भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी एंड टिम्बर, ओके। थैंक यू। आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑडिबल रेंज एंड इनऑडिबल रेंज। थैंक यू।